नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। पश्चिम बंगाल में आज रैलियों का दिन था। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में चुनावी रैली कर ममता बनर्जी पर निशाना साधा और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पद यात्रा की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली कर मुख्यमंत्री पर हमला बोला और कहा कि बंगाल की जनता ने परिवर्तन के लिए ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने जनता का भरोसा तोड़ा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के लोगों को अपमानित किया है और लोगों के सपनों को चूर चूर कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल के बच्चे आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे तक सीमित क्यों कर दिया? बंगाल के लाखों भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने ही भतीजे की लालच को पूरा करने में क्यों जुट गईं? साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ममता दीदी की स्कूटी ने नंदीग्राम में ही गिरना तय किया है तो हम क्या करें? कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें? आपको याद होगा मेरे लिए क्या क्या कहा गया है। कभी रावण कहा जा रहा है, कभी दानव कहते हैं, कभी दैत्य, तो कभी गुंडा। दीदी इतना गुस्सा क्यों? राग क्यों दीदी? ये तो राग क्यों दीदी? अगर आज बंगाल में कमल खिल रहा है तो इसका कारण वही कीचड़ है जो आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने यहां फैलाया। आज बंगाल में मां माटी मानुष की क्या स्थिति है ये आप भली भांति जानते हैं। मां पर गली गली में हमले होते हैं, घर में घुसकर मां पे हमले होते हैं। अभी हाल में जो 80 साल की बूढ़ी मां के साथ हुआ है, जो निर्ममता दिखाई गई है, उसने इन लोगों का क्रूर चेहरा पूरे भारत को दिखा दिया है। बीते 10 साल में बंगाल की शायद ही कोई मां है, शायद ही कोई बेटी है जो किसी न किसी अत्याचार के कारण रोई नहीं है। बंगाल ने परिवर्तन के लिए ही ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल का विश्वास तोड़ा। इन लोगों ने बंगाल को अपमानित किया, यहां की बहन बेटियों पर अत्याचार किया। आज जो ये जनसागर मौजूद है वो इस उम्मीद की, इस हौसले की
जीती जागती तस्वीर है। बांग्ला चाय उन्नति, बांग्ला चाय शांति, बांग्ला चाय प्रगतिशील बांग्ला, बांग्ला चाय सोनार बांग्ला। ब्रिगेड ग्राउंड में आप लोगों की हुंकार, ये हुंकार सुनने के बाद अब किसी को कोई संदेह नहीं रह जाएगा। शायद कुछ लोगों को तो लगता होगा आज 2 मई आ गई है, यहां जो भाजपा की सरकार बनेगी उसकी नीति, उसके निर्णयों में बंगाल के लोगों का हित ये सुप्रीम होगा। और मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आज प्रधानमंत्री की रैली से पहले बीजेपी में शामिल हुए और शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के साथ स्टेज साझा करना जो है वो उनके लिए सपने के सच होने जैसा है। साथ ही कहा कि अगर कोई जनता का हक छीनने की कोशिश करेगा तो मैं बीच में खड़ा हो जाऊंगा। मिथुन चक्रवर्ती इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। आज के योगदान করলেন দিলীপ দা, শ্রী কৈলাস বিজয়বর্গীয়, মুকুল রায়, শ্রী মুকুল রায় এবং অন্যান্য নেতৃত্ব যারা আছেন সকলে মিলে আজকে আমাদের आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। আমি জানি আপনারা আমার ওই ডায়লগটা শোনার জন্য ওয়েট করছেন। হ্যাঁ জানি মারবো এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, गोखरो आमी। पिछले 2 बार जब नरेंद्र मोदी आए हैं पश्चिम बंगाल इलेक्शन कैंपेन के लिए, उन्होंने बस आधा घंटा तक मैक्सिमम बात किया था। इस बार 1 घंटा से ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात किया ब्रिगेड परेड ग्राउंड पे, जहां पे ऊपर से हेलीकॉप्टर में उड़ते समय उन्होंने लोगों का भीड़ देखा और उनका क्लियरली मन भर गया। नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी को 1 घंटा तक अटैक करते रहे। बहुत ही सारे मामले थे जिस पे उन्होंने अटैक किया है ममता बनर्जी को पिछले कई महीनों में, जैसे आयुष्मान भारत वो नहीं लगाने देती यहाँ पे, या किसान सम्मान। पर इस बार उन्होंने सीधा तृणमूल का स्लोगन खेला होबे लेकर ममता बनर्जी पर अपना आक्रोश जताया। उन्होंने कहा खेला होबे, तृणमूल अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्होंने खेला है लोगों के जीवन के साथ, लेकिन और नहीं, अब खेल खत्म होने वाला है। ममता बनर्जी का स्कूटर पे चढ़ने के पर भी प्रधानमंत्री ने टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि ममता दीदी वो भवानीपुर से घूम के नंदीग्राम जा रही हैं स्कूटर पर, गिर न जाएं, हम नहीं चाहते हैं कि किसी को भी चोट लगे। स्कूटर पर ममता बनर्जी प्रतिवाद कर रही थी पेट्रोल डीजल के दामों के बारे में। उस बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जो बात है कि ममता बनर्जी भवानीपुर की सीट छोड़ के नंदीग्राम जा रही हैं, उस पर टिप्पणी करने से प्रधानमंत्री नहीं चुके। और बाकी रहा भतीजा के बारे में भी प्रधानमंत्री पिछले कुछ कैंपेन्स में भी उन्होंने इस बारे में बात किया है। आज भी भतीजे पर उन्होंने टिप्पणी की और कहा ममता बनर्जी बस एक ही पश्चिम बंगाल में एक ही आदमी का भला विकास कर रही थी और वो है अपना भतीजा का। 1 घंटा तक प्रधानमंत्री का ममता बनर्जी पर आक्रमण, साथ साथ सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी का पदयात्रा। उन्होंने पदयात्रा किया डीजल, पेट्रोल और गैस के चढ़ते दामों पर। उस बारे में प्रधानमंत्री ने 1 घंटे में एक भी शब्द खर्च नहीं किया।
डी शंकर के साथ मोनिदीपा बनर्जी, NDTV इंडिया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी ने आज पदयात्रा की और उस पदयात्रा के दौरान पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी सरकार रसोई गैस के दाम बढ़ाकर लोगों को लूट रही है और इसकी सबसे ज्यादा मार महिलाओं पर पड़ी है। साथ ही सोनार बांग्ला बनाने का दावा करने वाले सारी सरकारी संपत्तियों को बेचते जा रहे हैं, ऐसा भी ममता ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधकर कहा कि देश एक ही सिंडिकेट को जानता है, वो हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह। आज प्रधानमंत्री भाषण देगा, सब भय भय থাকে, इंडस्ट्रियलिस्ट भय पाए, भाई और क्या हो जाएगा, नोटबंदी होगा क्या, नोटबंदी होगा ना বাঘবন্দি होगा। নোটবন্দিও করে দিয়েছে, বাঘবন্দিও করে দিয়েছে, সব বিক্রি করে দিয়েছে কোটি কোটি টাকায়। ইতিহাস তো আর বলি না, ইতিহাস ভূগোল যদি শুরু করি না, মোদি বাবু আপনাদের সিন্ডিকেটকে আমি ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে একটু শেখাবো কাকে বলে। पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में दोनों तरफ से आक्रामक भाषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड्स पर और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री यहां सिलीगुड़ी में जो दार्जिलिंग मोड़ है वहां से यहां वीनस मोड़ तक एक महिलाओं का पदयात्रा। गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम का बढ़ने के खिलाफ ममता बनर्जी का ये पदयात्रा प्रधानमंत्री को टक्कर देने के लिए था। जहां प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया तृणमूल पर तोलाबाजी और सिंडिकेट का और लूट तंत्र का, ममता बनर्जी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तोलाबाज तो बीजेपी का सरकार है क्योंकि जो नेशनल एसेट्स है वो बेच के पैसा बना रहा है। और दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि देश सिर्फ एक ही सिंडिकेट को पहचानते हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसान महापंचायत में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री पर किसानों का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि अपने हक की आवाज उठाने पर किसानों को पीटा जाता है। जब राहुल गांधी ने शहीद किसानों के लिए संसद में मौन रखा तो बीजेपी का कोई सांसद खड़ा नहीं हुआ। साथ ही कहा कि किसान वोट की राजनीति के लिए नहीं है, वो इस देश की आत्मा है। आप आवाज उठाते हैं, आपको मारा जाता है, पीटा जाता है। 215 किसान शहीद हुए। मेरे भाई राहुल गांधी जी ने संसद में सिर्फ ये कहा कि 215 किसान शहीद हुए हैं, हम सबको खड़ा होना चाहिए, 2 मिनट का मौन रखना चाहिए। आपको मालूम है कि इस सरकार का एक भी सांसद खड़ा नहीं हुआ, बैठा रहा, हंसे वो। बाकी विपक्षी दलों के सारे नेता खड़े हुए, मौन रहे 2 मिनट के लिए। क्यों? क्योंकि आपका आदर करते हैं। जब जब आपको दुख होगा हम आपके पास आएंगे, जब जब आप संघर्ष करेंगे तो हम आपके साथ संघर्ष करेंगे। क्योंकि हमारे लिए ये वोट की राजनीति नहीं है। हम कर्जदार हैं आपके, ये पूरा देश कर्जदार है आपका। आप देश के अन्नदाता हो, इस देश की आत्मा हो। असम में चुनाव प्रचार जारी है। बीजेपी को फिर से जीत की उम्मीद है, लेकिन बीजेपी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर कहती है कि इस पर फैसला चुनाव नतीजों के बाद होगा। असम बीजेपी के अध्यक्ष रंजीत कुमार दास का कहना है कि जहां हम सत्ता में होते हैं वहां सीएम उम्मीदवार का नाम प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। उनसे बात की है रतनदीप चौधरी ने। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के असम प्रदेश के प्रेसिडेंट रंजीत दास। मिस्टर दास, चुनाव आगे हैं और आप लोगों ने जो अलायंस है उसका भी आप लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है। इस बार जो आपका अलायंस है, जो 3 पार्टी एक साथ आई है, उसका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है? आप लोग किन किन मुद्दों पे एक साथ लड़ने के लिए तैयार हैं? जो सुरक्षित आसाम
दैट मीन्स सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। क्योंकि विकास का जो मुद्दा है, ये विकास का मुद्दा है, पहला मुद्दा होगा, और जो सेकेंड मुद्दा होगा जो सिक्योरिटी ऑफ आसाम। ये दोनों मुद्दा को लेकर के हम लोग असम गण परिषद और यूपीपीएल को साथ अलायंस करके असम का लोगों ने निश्चित रूप से हम लोग का सरकार तो बनाएगा, निश्चित रूप से बीजेपी प्लस इजिकल टू 100+ बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपने इस बार मुख्यमंत्री का कोई चेहरा आपने इस बार प्रोजेक्ट नहीं किया, तो क्या बीजेपी इसके ऊपर क्या मत है पार्टी का? क्या इस बार आप प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री का फेस? उम्मीदवार डिसीजन लेता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं लेता है। जब सरकार नहीं रहता था तब मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आगे रहता है, जब सरकार रहता है तब मुख्यमंत्री का उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं करता है। इलेक्शन होने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड ने डिसीजन लेगा, और हम लोग का जो सिस्टम है, जो पार्टी ने जो डिसीजन लेगा वही डिसीजन का आधार है एक मुख्यमंत्री होगा। इसीलिए हम लोग भी इस बार हम लोग का भी इरादा है मिनिमम 20 एमएलए को सीट चेंज करना है हम लोग का, क्योंकि नया कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना है। इसलिए इसमें डिसीडेंट होने का कोई चांस नहीं है। मगर एक बहुत बड़े दिग्गज नेता थे आपके अलायंस के, 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रफुल्ल महंत आपके अलायंस पार्टनर के नेता हैं वो, और उनकी सीट आपको मिल गई है। किस लिए इस बार बीजेपी को वो सीट मिला जो कि 6 बार वो वहाँ से चुन के आए हैं? 6 बार चुन के आया थी, लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, पंचायत में वो पंचायत भारतीय जनता का पार्टी का पंचायत है, एजीपी का पंचायत नहीं है। जो त्रिपुरा ऑटोनॉमस काउंसिल का जो इलेक्शन हो गया उसमें 2 कंस्टिट्यूंसी है, और 2 कंस्टिट्यूंसी में भी भारतीय जनता पार्टी आ गया है। तो इसीलिए उसमें उधर में भारतीय जनता पार्टी का बेस है, इसीलिए एजीपी ने हम लोग को ये सीट छोड़ा है। मगर क्या हम ये मान सकते हैं कि उनका जो दावा है कि उन्होंने एक का के विरुद्ध स्थिति रखी थी और इसलिए जो आप या बीजेपी या फिर एजीपी उनसे नाराज है, खफा है? इस बारे में देखिए, कंस्टिट्यूंसी में किसका पावर है? कंस्टिट्यूंसी में बीजेपी का पंचायत है, कंस्टिट्यूंसी में त्रिपुरा ऑटोनॉमस काउंसिल का जो मेंबर है बीजेपी के। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का मांग था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी लड़ने का इच्छा है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से एक विवादित बयान दिया है। बेगूसराय में एक कार्यक्रम के दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि जो अधिकारी ठीक से काम नहीं करता है उसे सर पर दोनों हाथ से लाठी मारो। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को भी जमकर फटकार लगाई, लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि वो जनता की हर बात को सुने। आपने मुझे सांसद बनाया है, आपने किसी को एमएलए बनाया है, आपने किसी को जिला परिषद बनाया है, आपके बल पर कोई मुखिया है? मुखिया एमएलए और एमपी के बल पे आप नहीं, ये ध्यान रखिए। इसलिए मनोबल को ऊंचा रखिए। हमें की करिए, देखो न सुनबे नहीं करे छे, नहीं सुने छे तो दू बांस से लेकर मारो न, नहीं सुने नहीं किया सुनते। ये शब्द हम नहीं सुनना चाहते हैं कि नहीं सुने। सर एक सवाल था, गिरिराज सिंह ये कहते हैं कि अधिकारी काम नहीं करे तो उनकी पिटाई की जाए। आपको लगता है कि आपके अधिकारी? उन्हीं से पूछे। पिटाई शब्द बोलना कहीं से न्यायोचित है, उचित शब्द है, ये उन्हीं से पूछे। और बिहार के कटिहार से एक बेहद अफसोसनाक खबर सामने आई है। अफसोस इसलिए है क्योंकि कटिहार में एक एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से एक व्यक्ति को अपने बेटे की लाश को बोरे में लेकर 3 किलोमीटर तक चलना पड़ा। इस व्यक्ति का 13 साल का बेटा नदी पार करने के दौरान भागलपुर के गोपालगंज में नाव से गिर गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में बेटे का शव कटिहार जिले में मिला और शव को वापस ले जाने में न तो भागलपुर और न ही कटिहार जिला की पुलिस ने कोई मदद की। ऐसे में पिता को बेटे के शव को बोरे में रखकर 3 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। मामला सामने जब आया उसके बाद कटिहार अनुमंडल पुलिस अधिकारी इस मामले में थाना के अधिकारी ने कहां से लापरवाही की है, इस बात की जांच में जुटे हुए हैं।
दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से दिल्ली के बांग्ला साहिब गुरुद्वारे में गुरु हरकिशन किडनी एंड डायलिसिस सेंटर की शुरुआत की गई है और ये दावा किया जा रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा किडनी और डायलिसिस हॉस्पिटल है जहां पर इलाज एकदम फ्री होगा। दिल्ली के सराय काले खां रोड पर गुरु हरकिशन किडनी एंड डायलिसिस सेंटर की शुरुआत हो गई है। दावा है कि किडनी के डायलिसिस का देश का ये सबसे बड़ा अस्पताल है। अभी कुल यहाँ 101 बेड हैं। देखिए ये 101 मशीन है, 101 बेड हैं और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, इंडिया लार्जेस्ट है। आप ये देखिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है और 1 भी रुपया नहीं, टोटली फ्री है। अच्छा, इसके अंदर बिलिंग काउंटर ही नहीं है। इलाज के साथ साथ यहाँ दवाइयाँ और डायलिसिस का सामान भी मुफ्त मिलेगा। अभी 101 बेड हैं जिनकी संख्या 1 साल में 1000 कर दी जाएगी। इस अस्पताल में इलाज 9 मार्च से शुरू होगा। अस्पताल में मरीजों के लिए अलग अलग कमरे भी हैं। ये अस्पताल 6 महीने में बनकर तैयार हुआ है। डॉक्टरों के मुताबिक 24 घंटे अस्पताल खुला रहेगा। एक शिफ्ट में करीब 8 डॉक्टर होंगे। 24 घंटे में करीब 500 मरीजों का इलाज हो सकता है। See, this is 101 bedded dialysis center. We can take up. इस डायलिसिस सेंटर में 101 बेड हैं। हम रोज 500 लोगों का डायलिसिस कर सकते हैं। हमारी शिफ्ट 8 घंटे की होगी। हर टीम में 6 से 7 डॉक्टर होंगे। Every team will have 6 to 7 doctors to manage the patients. इस अस्पताल के खुलने से लोग काफी खुश हैं। इतने सालों में किसी ने भी इतना बड़ा काम नहीं किया जो इन्होंने, क्योंकि ये फ्री सेवा है ना। गरीबों के लिए तो बहुत अच्छा ये उपराला किया गया है। हम कहते हैं भगवान इनको चढ़ती कला में रखे और ऐसे सारा हॉस्पिटल बनता है। सारी टीम ने मिलकर ये जो उपराला किया है, इसके मुकाबले कोई भी काम बड़ा नहीं है। गरीब लोगों की सेवा का काम है। फ्री डायलिसिस होगा। एक तरफ जहां दूसरे अस्पतालों में किडनी डायलिसिस के लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वहीं सेवा भाव के साथ यहाँ ये सुविधा फ्री होने से गरीबों और आम लोगों को राहत मिलेगी। नई दिल्ली से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो कहा जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा किडनी और डायलिसिस सेंटर है जहां पर बिलिंग काउंटर है ही नहीं, यानी कि इलाज एकदम मुफ्त है। तो इससे लोगों को काफी फायदा होने की उम्मीद है। इस वक्त देश की बात में इतना ही।